ये सेशन जो है वो एक तरह से मेरे ख्याल से सिंथेसिस है बिटवीन द आइडियाज़ जो कि आप 2 दिन से सुन रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो वी विल ट्राई टू मेक दिस plurilogue, not dialogue, and by that I mean that we will try to invite your thoughts. So डिस्कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप बीच में इंटरजेक्ट भी करना चाहते हैं ना, विद द परमिशन ऑफ द पैनलिस्ट डू दैट. ठीक है. सो लेट्स हैव अ डायलॉग. ये स्मॉल कम्युनिटी है और मुझे वो फ्लड वाले दिन याद आ रहे हैं जो हम बात भी मार्जिनलाइजेशन से कर रहे हैं. तो ये वेन्यू भी एक तरह से, आई वोंट से मार्जिनलाइज, साइड वेन्यू. सो वो साइड की अपनी ब्यूटी होती है और एस्थेटिशियंस हैं यहाँ, तो दे विल फाइंड ब्यूटी इन दिस धूप ऑल्सो. और धूप हेल्दी भी है और उस पर कुछ शायरी भी हुई होगी सर. यहाँ शायर कम है लेकिन आई एम श्योर यू मस्ट हैव पेंटेड द सन. तो आई थिंक ब्रिंग दैट. आई थिंक ये पिकासो ने कहा था, आइजनर कोट करता है कि एक जो आर्टिस्ट है वो सर्कल बनाता है और उसमें येलो पेंट डालता है और वो सर्कल सन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो आई थिंक हमें शायद वो पिकासियन इंस्पिरेशन लेना होगा. और मेरे मोहतरम पैनलिस्ट हैं बड़े अपनी फील्ड में. दे आर वेरी मच एक्साइटिंग, पैशनेट एजुकेटर्स, प्रैक्टिशनर्स, आर्ट लवर्स एंड आर्ट क्रिएटर्स. सो आई वुड स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकमिंग यू. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस. मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो वो तहजीब हाफी के सेशन में है, लेकिन अब क्या करें, ये एक हम उसी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर आप में से कोई शायर हो, हमीद साहब हो, दूसरे हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट शायरी का भी होगा. ठीक है. मैं स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी हूँ, शायरी से काफ़ी दूर का वास्ता है. अप्रिशिएट कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आई एम श्योर दे आर वर्सेटाइल पैनलिस्ट. सो मे आई रिक्वेस्ट ईच इंडिविजुअली टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. And then we can go into the discussion of how literature and art can enrich society. Okay? So, yes, please. Dr. Fazal साहब से शुरू करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं प्रोफेसर फजल इलाही खान, मैं एसोसिएटेड हूँ सेब्स यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स डिज़ाइन एंड हेरिटेजेस जामशोरो. और आर्ट से एसोसिएशन है मेरी, तकरीबन लास्ट 20 इयर्स प्लस हो गए इस फील्ड के साथ. और मेरी ग्रेजुएशन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा से और मास्टर्स थाईलैंड KMITT से, और रिसेंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेब्स यूनिवर्सिटी को सर्व कर रहा हूँ. और नेशनल इंटरनेशनल मेरी आर्ट की एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम चलती रहती हैं. और साथ साथ हम मेरी रिसेंटली एक रिसर्च आर्ट और साइंस का एक कम्बिनेशन है, वो भी इसमें इंशाल्लाह डिस्कशन में किसी जगह पे उस पर थोड़ी सी डिस्कस के हवाले से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है इंट्रोडक्शन हो जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. काशिफ साहब. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम काशिफ शहजाद है और मैं पिछले तकरीबन 20 साल से मैं एज ए विजुअल आर्टिस्ट जो है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. उसके साथ साथ मेरा एकेडमिक से भी ताल्लुक़ है. शहीद अल्लाह बख्श सुमरो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड हेरिटेजेस जामशोरो में मैं टीचिंग करता रहा हूँ. उसके साथ साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो क्यूरेशन से है. एग्ज़िबिशन्स क्यूरेट करना, जिसमें इंटरनेशनल वाटर कलर बिनेले और बादे सबा सिंध के जो आर्टिस्ट हैं या इस तरह के जो एग्ज़िबिशन्स हैं वो मैंने काफ़ी की हैं. उससे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है. हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो है वो मेरा सब्जेक्ट है जो कि मैं पढ़ाता हूँ और जिसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा एक गहरा लगाव भी है. उसके साथ साथ मैं रिसर्चर भी हूँ. तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है और आई होप कि ये एक अच्छा सेशन होगा, तो हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन इस पर रहेगी. इरफान साहब. थैंक यू काशिफ साहब. थैंक यू जी. इरफान अहमद, मैं प्रोफेसर हूँ इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. आई एम आल्सो लीडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट सकराइबी यूनिवर्सिटी. बेसिकली मैं एक लिटरेचर का शागिर्द रहा हूँ. आई हैव डन माई मास्टर्स एंड बैचलर इन इंग्लिश लिटरेचर. मेरी सेकंड मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से है इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स.
मेरी PhD एजुकेशन में है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से है। एक पोस्ट डॉक्टरेट मैंने की थी हार्वर्ड से इन माइंडफुलनेस ऑफ एजुकेटर, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन किया था। मेरी सेकंड पोस्ट डॉक्टरेट है फ्रॉम टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। द फोकस वाज ऑन एपिस्टेमिक बिलीफ्स, हाउ वी perceive knowledge and reality and how these influence our attitudes. शुरू से ही अपने आप को एक शागिर्द समझा है, अभी तक सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के मौके हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी, इनर सेल्फ को जो वर्ल्डली चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। थैंक यू। जतोई साहब। Hello, Najib Jatoi here. I am an assistant professor at Arod University in Design Department. So मैंने different universities में पढ़ाया है, like I am educationist as well. I teach at Sindh University, Arts and Design Department, CED, SAIB University, 3 साल उधर पढ़ा है। So I am a designer professionally and educationist. मेरा प्रोफेशन तो अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आया, क्योंकि मैं हर टाइम एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ खुद को भी और चीज़ों को भी, कभी आर्ट को, कभी डिज़ाइन को। सो अभी मैं एक रिसेंट प्रोजेक्ट जो एजुकेशन, हाउ एजुकेशन इज सिंध भी काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम। थैंक यू। थैंक यू। मैडम सुमेरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है सुमेरा गौरी एंड आई एम अ फार्मासिस्ट एंड आई बिलोंग टू अ डॉक्टर्स फैमिली। तो मेरा जो भी पर्सपेक्टिव आज आप सुनेंगे, ये सब एजुकेशनलिस्ट हैं। मेरा पर्सपेक्टिव है एज अ पैशनेट अबाउट आर्ट एंड लिटरेचर। तो मैं सिर्फ उसी के बारे में बोलूँगी कि मुझे आर्ट ने और लिटरेचर ने बचपन से कैसे चेंज किया, मेरी पर्सनैलिटी में कैसे वो चेंज लेकर आए, और फिर मैंने उससे क्या सीख के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मेरी तरफ से आपको वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा प्रिफेस करूँगा, फिर पैनलिस्ट के पास जाएंगे, आपकी तरफ आएंगे, फिर वापस पैनलिस्ट और फिर मैं क्लोज करूँगा। तो ये जिग-जैग थोड़ा सा होगा। मैं दो मेरे फ्रेमवर्क्स जहन में, एक तो 2 दिन जो सेशंस अटेंड किए उनमें से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा, और दूसरा इस मौजू के अंदर हम फिट करने की कोशिश करेंगे। आप ऑडियंस में से मैं इनवाइट करता हूँ, कोई एक थॉट जो आपने प्रीवियस सेशन से आपके साथ जहन में स्टक हो गया हो, यानी पॉजिटिवली स्टक, कोई एक थॉट, एक इंसाइट। आपने नूरुल हुदा शाह का सेशन सुना, की नोट स्पीकर्स के, और किश्वर नाहिद साहिबा का आज बहुत ही रिच डिस्कशन था सिंधी लिटरेचर पे और उसकी हिस्ट्री पे। कोई एक इंसाइट जो आपके साथ आप टेक अवे ले जा रहे हैं इस सेशन से, हम उसी इंसाइट को आगे बढ़ाएंगे अगर आप इजाज़त दें तो। एनीथिंग दैट रिमेन विथ यू। मेरे वहाँ से एक पॉइंट जो है वो किश्वर नाहिद से जो मुझे मिली, वो ये थी कि जो लिटरेचर है बेसिकली वो लाइफ है, और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कंट्रडिक्शंस हैं, उसको समझने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि जो हमारी रूमर बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमारे सदियों से आती जा रही है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो उसमें जो साइकोलॉजी है, उसमें फ़िलासफ़ी है, सोशल साइकोलॉजी है, तो एक आर्ट भी है। तो जो आर्ट, लिटरेचर रिलेटेड टू द आर्ट आल्सो, that reveals, you know, our miseries and our murkiness whatsoever within us. तो उसके हवाले से मुझे ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छी लगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई गॉट इट। वापस आएंगे ऑडियंस के पास, हम इस इनसाइट से पिक करते हैं। सो रिवीलिंग द सेल्फ and revealing the society and the connection between society and the self and education. मैं प्रॉब्लमेटाइज करूंगा और 2-3 थ्रेड्स डालूंगा, हो सकता है इस पे हम डिस्कशन चले। वन इज आवर करंट एजुकेशन टेक केयर ऑफ लाइफ। मेरा पहला सबमिशन ये है।
एक लर्नर का जो सेल्फ है, जैसे इससे पहले जो एक हाइपरसोमनिया पे जो हमारे ऑथर ने एक बहुत ही अच्छा नॉवेल लेटेस्ट सिंधी में, वो अंदर के बच्चे के जो ड्रीम्स है और इनर टर्मोइल है साइकोलॉजिकल, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो रिवीलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज की बात है। डज अवर एजुकेशन इंगेज विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चाइल्ड? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ? Is education for life or life submissive to the education? These are some of the questions. और उसमें how, मैं थोड़ा सा sociological angle लूँगा, how exams encourages or discourages child. So what I want to bring here is that the self is very important for me as a learner. और art और literature self को कैसे enhance करता है, उसके साथ उसके जो साइकोलॉजिकल टर्मोइल है या सोशियोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं, या मैं आउट ऑफ सोशल क्लास हूँ, गरीब का बेटा हूँ, तो मेरी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी क्रिएट करती है, उसको एजुकेशन और आर्ट कैसे इंगेज करते हैं? एनी थॉट्स? आई थिंक शैल वी मूव विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सो पहला है एजुकेशन, लाइफ, सोसाइटी एंड आर्ट। हाउ आर्ट कैन गाइड अस? मुझे डिप्रेशन से कैसे निकाले आर्ट? हेलो, बेसिकली इस क्वेश्चन से थोड़ा सा पहले हमें ये चीज़ भी समझना है कि आर्ट है क्या। क्योंकि सोसाइटी में अभी तक हम आर्ट की जो ओरिजिनल नेचर है या उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ है, उसके हिसाब से हमने उनको जाना भी नहीं है। इसलिए बदकिस्मती से सोसाइटी में इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं दे सके जितनी एक डेवलप सोसाइटीज़ में उनको हासिल है। तो जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को पहले समझेंगे, उसके बाद उसकी जो रोल है सोसाइटी में, सोसाइटी की डेवलपमेंट में, या हम उसको अगर एजुकेशन में ले आते हैं, तो चाइल्ड एजुकेशन जो आपका क्वेश्चन है कि वो उस पर किस तरीके से उसको इन्हांस कर सकता है, उसकी एबिलिटी को कैसे इन्हांस कर सकता है, हमने एक सब्जेक्ट के तौर पर तो रखा है स्कूल्स में, मे बी के अभी कुछ कॉलेजेस में भी आया हो, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल नेचर है, मेरा आंसर उसका ही है कि उसको पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की नेचर को समझना ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली पूरी दुनिया, आपकी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आर्ट ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आर्ट को उन्होंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के तौर पर नहीं रखा हो। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि मेरी जब फर्स्ट विज़िट थी शेंजन चाइना की, तो वहाँ पे आप एंट्री के साथ ही वहाँ पे उसकी हर एक सेक्टर में एस्थेटिक का एक ऐसा क्रिएशन देखेंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि इंसान, अच्छा ये सब कुछ आपको आर्ट ने ही दिया है उनको। और उनकी वो एजुकेशन, आपकी बिल्कुल बात सही कि स्टूडेंट लाइफ से, स्कूल लाइफ से उनकी वो लर्निंग स्टार्ट हो के उस लेवल तक उसकी एस्थेटिक पहुँची है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो बेसिक ग्रोथ है उसमें हम ज़्यादातर उसकी जो आर्ट की ओरिजिनल फॉर्म है या ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको इंट्रोड्यूस कराए, उस पर ज़्यादा थोड़ा सा काम हो। तो थैंक यू। अच्छा, जो आपका सबसे पहला जो एक क्वेश्चन था कि एजुकेशन और लाइफ, कि बाकी जो हमारा एजुकेशन है उसका लाइफ के साथ कितना कनेक्शन है या वो कितना लाइफ रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो एजुकेशन है हमारी, हम उसको लाइफ से वो हमें बहुत ज़्यादा दूर कर देता है। तो यस एग्जैक्टली, जो आज का जो कॉरपोरेट सिस्टम है या ये जो आज हमने एजुकेशन को जो बिज़नेस बना लिया, ये इंडस्ट्री बन गई है पूरी, तो वो ये कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है। और कि लाइफ से जो है वो हमें एग्जैक्टली दूर लेके जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा पहले पीछे चले जाएं तो हमारा एक जो एजुकेशन सिस्टम था या जो एक हमारी जो एजुकेशन थी, उसमें जो एक एसोसिएशन होती थी कि स्कूल के साथ, उस इदारे के साथ वहाँ जाना बैठना, वो डेस्क, वो स्लेट या वो पेपर या वो पेंसिल या वो इरेज़र, उसके साथ जो एसोसिएशन होती थी वो बड़ी कमाल होती थी। और उसके बाद जो है उस स्कूल में हमारा रिसेस होना, ये सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त होता था।
मगर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं और मगर उसके साथ साथ ये है कि जैसे जैसे हमने एजुकेशन को हम बिज़नेस बना रहे हैं और ये जो कॉरपोरेट सिस्टम जिस तरह से हमारे ऊपर डोमिनेट हो रहा है और कैपिटलिज्म के जो असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं, नो डाउट ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। तो अब हमने उसमें से कैसे बचना है, कैसे हमने निकलना है, ये हमने सोचना है। हमने उसको डिनाई भी नहीं करना, हमने उसके एडवांटेजेस भी लेने हैं, हमने उसके सारे जो फ़ायदे हैं वो भी लेने हैं और उसके साथ साथ हमने खुद को सेफ भी रखना है उससे, और हमने एजुकेशन और लाइफ को का कनेक्शन जो है वो बहरहाल अपने साथ रखना है। अच्छा, दूसरी बात जो है आर्ट एंड सोसाइटी के, आर्ट का हमारी सोसाइटी के साथ जो है वो क्या ताल्लुक़ है, तो मैं तो इसको कहता हूँ कि आर्ट जो है वो एक्चुअल है क्या कि आर्ट, अब वो तो बहुत सारी बातें कि आर्ट एस्थेटिक्स है या ब्यूटी है या आर्ट जो है वो ये कर देता है वो कर देता है, मगर मैं इसको सिंपली एक ये कहता हूँ कि आर्ट जो है वो रेवोल्यूशन लाता है जो बहुत साइलेंट होता है, वो रेवोल्यूशन जो कि नज़र नहीं आ रहा होता आपको। जिस तरह से एक पॉलिटिशियन जब स्पीच करता है तो बड़ा गरज धमक के साथ जो है वो स्पीच कर रहा होता है और लोग बड़े शौक से सुन रहे होते हैं, या जल्द से जुलूस होते हैं या उसमें प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं और फिर इनकलाब आ जाते हैं। मगर ये आर्ट वो फील्ड है कि जिसका आपको पता भी नहीं चलता कि इसने आपके ऊपर कहाँ पर वार किया है, और बड़ा खामोशी के साथ, बड़ा साइलेंटली, बड़ा धीमे से अंदाज में ये आपके अंदर जा रहा होता है और आपको वो जो एक आपके जो लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त चेंजेस ला रहा होता है। तो आर्ट का सोसाइटी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, वो आपको बहुत जगह पे नज़र भी आ जाता है, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी आप ले लें, या पेंटिंग हो या आपका लिटरेचर है या आपकी और जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं या जितनी भी आपकी आर्ट्स की जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें, उसके ज़रिए जो रेवोल्यूशन आ रहा है और जो चेंज आ रहा है वो बहरहाल आपको नज़र आता है। थैंक यू। इरफान सर, पहले तो काश पीछे से हल्का सा कोई म्यूज़िक होता तो आर्ट की बात करने में मज़ा भी आता। सही है, मैं गुनगुनाऊं गला खराब है वरना सर। ज़िंदगी और एजुकेशन, नहीं सर छोड़ दें, पानी मैंने कहा म्यूज़िक चलवा रहे हैं। ज़िंदगी और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम एजुकेशन को ज़िंदगी से इसलिए डिस्कनेक्ट कर देते हैं कि हम जब एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हमारा सारा का सारा फोकस होता है दो चीज़ों पर। जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं वो फोकस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, बच्चा याद कर सकता है, बच्चा समझ सकता है, बच्चा उस नॉलेज को अप्लाई कर सकता है। और थोड़े जो बेहतरीन बच्चे होंगे, होशियार बच्चे, वो एनालिटिकल हो सकते हैं, वो एवेल्यूएटिव हो सकते हैं। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहीं पे हमारा कलमा भी पूरा हो जाता है। फिर हमारे कुछ अच्छे इदारे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे इदारे, वो कहते हैं नहीं, कॉग्निटिव नॉलेज के साथ हम एटीट्यूड भी डेवलप करेंगे, बच्चे में रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, उसमें विजन हो, उसमें लीडरशिप हो, इसमें ये क्वालिटी हो। व्हाट हैपन दैट कि जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है एजुकेशन का जो ज़िंदगी से कनेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिफिकेशन। आप हैं तो ज़िंदगी है, आप हैं तो कायनात है। यहाँ पर अगर इस वक्त 2 मिनट के लिए आप सिर्फ ये सोचें कि यू एग्जिस्ट, द वर्ल्ड एग्जिस्ट, द यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, you close your eyes, everything is gone, nothing makes sense if you don't exist. If Mahmood is there, the world is there. If Mahmood does not exist, nothing exists. Then being Mahmood, being he, him, his existence, यही तो असल वजूद है। और महमूद है क्या? What he is, साइमा क्या है? What she is, how she see the things, what she wants to be, what is her inner self। वो जो अशरफुल मखलूक़ात का जो कॉन्सेप्ट है, जो बिलीव करता है इस पर, तो अशरफुल मखलूक़ात है क्या? एंड दैट्स वेयर द सब्जेक्टिफिकेशन कम्स इन। ये वो एस्पेक्ट है एजुकेशन का जो ज़िंदगी से कनेक्ट करता है, जो आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को, आपके वजूद को, आपकी पहचान को, आपके जेंडर को, आपके मज़हब को, आपके इखलाकियात को शेप करता है। जब ये एस्पेक्ट ही गवा दिया जाता है तो पीछे जो चीज़ें रह जाती हैं, फिर उसको इतना मार्केटाइज़ किया जाता है कि फिर कुछ रिबेलियस लोग पैदा होते हैं जो कहते हैं पैडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड। फिर इस किस्म के किताबात फिर बनना शुरू हो जाते हैं
क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि सही वही है जो हम बता रहे हैं। ये मेरे सारे के सारे शागिर्द हैं, इनकी सही या गलत की जो डेफिनेशन है ये मैं बना रहा हूँ, वो खुद क्या है। एंड दैट्स वेयर द आर्ट्स कम इन। आर्ट्स सरपास द ऑब्जेक्टिविटी, गिव स्पेस टू सब्जेक्टिविटी। ये पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इसके कलर, इसके ये रिफ्लेक्शन है उस आर्टिस्ट की जिसने ये बनाया। इट्स अ ब्यूटी ऑफ दैट आर्टिस्ट। ये वो शख्स है जिसकी अंदर की खूबसूरती हम देख रहे हैं और उसके अंदर की खूबसूरती इस पूरे माहौल को खूबसूरत बना रही है। ये सब्जेक्टिफिकेशन जो है ना, ये आर्ट से आता है। लेकिन हमने क्या किया कि हम क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड है तो हमने उनको इतना नीचे कर दिया, उनको इतना अंडरस्कोर कर दिया कि अब हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। और अगर हम अभी भी म्यूज़िक चलाएं तो सारे के सारे नौजवान वहाँ होंगे। यहाँ पे उस चीज़ को समझना सुनने वाले के, या तो हम उसको कहेंगे सूफ़ी, दरगाह पे जाके बैठें, या तो हम उसको आम ज़बान में कहते हैं कि और कोई काम नहीं कर सकते तो ये काम कर लें। सो I'm going to conclude here. इसको फिर आगे and we will continue in the second round. Thank you so much. Very interesting. हम subjectification पे थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन सर का सुनते हो। सर, अगर आप उसमें फर्दर हमारी कल की जो गुफ्तगू थी, एक चैलेंज जो सेल्फ के साथ मैं थोड़ा सा उसकी तरफ ले जा रहा हूँ। एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड डीनेचुरलाइज्ड किया है। दैट विच वॉज नेचुरल हैज़ बीन मेड इनटू टेक्निकल, ब्यूरोक्रेटिक, टेम्पलेट। लाइफ टेम्पलेट में नहीं चलती। सो ये जो भी है, सो सर का बहुत सारा काम है नेचर के साथ। और इनका NCA में जो प्रोजेक्ट था, आई वॉज फैसिनेटेड टू हियर। सो इफ यू कुड टच लाइफ, नेचर, सेल्फ, आर्ट, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू। सो फर्स्ट थिंग, मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूँ टैगोर की थ्योरी को कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम द नेचर। आपके अराउंड जो है चीज़ें, सराउंडिंग में नेचर के साथ आप कम्युनिकेट करें। जैसे अभी सर ने बात की कि यहाँ म्यूज़िक होता तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं तो कब से सर म्यूज़िक सुन रहा था। जो हम्बिंग बर्ड्स हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड्स, और ये पत्ते गिर रहे हैं, मैं इनको फील कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं इससे बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। मैं एक विजुअल क्रिएट कर रहा था काफ़ी टाइम पे। सर वाज ट्राइंग कि हमारा अंदर इंडोर सेशन हो। मैंने कहा सर ट्राई करें कि यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो एजुकेशन है उसकी डायरेक्शन हमारी ज़्यादातर वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जो कि वर्चुअल डायरेक्शन है। हम प्रीवियस देखते हैं वो नंबर्स की बात आ रही है कि बच्चे को नंबर्स उठाने, पास होना है। तो मेरे ख्याल से जो आपने थीसिस की बात याद कराई, आई वाज वर्किंग इन माय थीसिस। हमने विजुअल किसी पे काम करना होता है, तो मैं पूरा साल अपने डिपार्टमेंट की एक विंडो से सिर्फ एक दरख्त को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो किस तरह हर महीने, हर टाइम पे वो अपनी नेचर चेंज कर रहा है। दरख्त के पत्ते गिर रहे हैं, कोई सैड स्टूडेंट है, वो उस दरख्त के नीचे एक टाइम पे आके वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है। शायद उसको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं इस दरख्त के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो एक कम्युनिकेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं होता। नेचर का कम्युनिकेशन इट्स अ डिफरेंट वे। वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो हमारी एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को, अभी इंसान लगा हुआ है कि हम एक स्पेस में जाएं, एलियंस के साथ कम्युनिकेट करें, लेकिन उस स्पेस में जाने से पहले जो ऑलरेडी ये स्पेस है, ये इंसानों की स्पेस नहीं है। इट्स माय थॉट। जो ऑलरेडी ये स्पेस है उसमें जो नेचर है, एनिमल्स हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन अगर हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ह्यूमन टू ह्यूमन, नेचर टू नेचर। इवन एजुकेशन में आई रिमेंबर मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं। जब फ्लड के टाइम पे हमने एक स्कूल स्टार्ट किया था जिसमें हमारे पास 200+ स्टूडेंट्स है, तो हमें ये टारगेट मिला कि इन बच्चों को आपने इंगेज करना है, सिर्फ यही टारगेट था। देन वी प्लान कि हम इनकी जो अभी मेंटल कंडीशन है, मेंटल स्टेबिलिटी, इसको ठीक करना है। हमने इनको पढ़ाना नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमें टीचर्स दिए, वो आके वही डेली लाइफ वाली एजुकेशन। मैंने कहा आप वापस भेजें, हम इनको खुद ही हैंडल करेंगे। हमारे पास आर्टिस्ट थे, तो हमने उनके बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी स्टार्ट की। जब स्टार्ट किया तो हर बच्चा कोई शाहरुख खान, संजय दत्त बनना चाह रहा था। जब हमने उनके साथ आर्ट एक्टिविटीज़ की, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं, इवन आई रिमेंबर विविन, शी वॉज देयर, फिज़ा हैं। तो हम सब ने उन जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, डेली हम उनके साथ बैठते थे। तो 1 महीना जब गुजरा तो वो बच्चे जब जाने लगे, रो के ये पूछ रहे थे कि फ्लड अगली बार कब आएगा, ताकि हम वापस आएँ और हम ये एजुकेशन, ये इस तरह की एजुकेशन, ड्राइंग्स करें, इंटरेक्टिव चीज़ें करें,
दे वर प्रेइंग कि अगेन जल्दी से फ्लड आए और हम वापस इस जगह पे आए और हम ये एजुकेशन लें। वो सारी जो हमारी एजुकेशन का क्राइटेरिया था वो टैगोर का था। हम उनको नेचर के साथ सिखा रहे थे, वहाँ पे पानी था, लोग आ रहे हैं। मैं शाम को उनको सनसेट दिखाने लेके जाता था ऊपर पहाड़ पे, सुबह को हम उनके पास जा रहे थे। तो वो जो नेचर कम्युनिकेशन है, अगर हम नेचर के साथ चीज़ें लर्न करते हैं तो वो हमारी डेली लाइफ में बड़ा हेल्प आउट करती है। मेरे सीनियर टीचर्स भी हैं और काफ़ी टीचर्स हैं, उनको मेरे साथ शुरू से ये शिकायत रहती है कि मैं मार्क्स क्यों नहीं देता स्टूडेंट्स को मैं कभी नहीं दे पाता, बिकॉज आर्ट को मैं अपने तरीके से नहीं जज कर सकता। हर किसी स्टूडेंट का, मेरे पास एक स्टूडेंट आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन अलग है। मैं एक आर्ट को 2+2 या 9 मार्क्स 4+5 नहीं दे सकता। तो फिर ये इस चीज़ में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशंस ले लेता हूँ, दूसरों से हेल्प लेके वो थोड़ा बहुत चला लेते हैं। लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट्स मुझे जब फील होता है वो उनकी प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी होती है देन कंपेयर टू नंबर्स। वो प्रोग्रेस उनकी ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो जैसे आपने नंबर्स की भी बात की थी, तो नेचर के साथ हमें कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे घर में जो जानवर हैं, अराउंड जानवर हैं, या परिंदा है या दरख्त है, दरख्त का जो टेक्सचर है या जो खुशबू है वो किस तरह है, वो किस टाइम चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो आपकी सोसाइटी में चीज़ें नज़र आएंगी, आपकी सराउंडिंग में नज़र आएंगी, आपके बिहेवियर्स में चेंजिंग नज़र आएंगी, और वो सारी चीज़ें फिर एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा। एक प्रोजेक्ट सक्खर में स्टार्ट हुआ 3-4 साल पहले। मुझे भी उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनाया गया कि हर चौक पे एक आपने डिज़ाइन बनाना है, और वो कंक्रीट ओरिएंटेड डिज़ाइन थे। मैंने उसके अराउंड बहुत सारी प्लांटेशन और चीज़ें दी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। जो ग्लोब चौक है सक्खर का, वो मैंने डिज़ाइन किया, लेकिन वो बहुत चेंज हुआ, इसलिए मैं उसको ऑन नहीं करता। तो वो खैर किस तरह बन गया। तो यहाँ पे जब हम नेचर के साथ स्टार्ट करेंगे चीज़ें कम्युनिकेट करना, तो फिर वही नेचर हमारे इनसाइड भी आ जाती है, जो एजुकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैडम, आप वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। आप अगर आपके बायोग्राफी से या एज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करें, व्हाट अट्रैक्टेड टू यू टू द आर्ट एज एन आर्ट? पहली बात तो मैं बिल्कुल ये उनकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी कि हमारे यहाँ वाकई लोगों को पता नहीं है कि आर्ट है क्या, आर्ट का वजह क्या है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सबके लिए आर्ट की मीनिंग अलग अलग होती है, इनकी बिल्कुल अलग है। मेरे लिए आर्ट हमेशा इट्स अ क्या कहना चाहिए, इट्स अ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। कुछ लोगों के लिए इट्स अ वेंटिंग आउट, जो वो लोग नहीं कह सकते वो आर्ट की फॉर्म में कह जाते हैं। तो सबके लिए उसकी फॉर्म अलग अलग होती है। और हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, उससे जो मुझे एतराज़ है, वो सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि वो बेस करता है नॉलेज पे। और आइंस्टाइन का एक बहुत अच्छा कोट है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। हमारी एजुकेशन सिस्टम बेस करती है नॉलेज पे, और नॉलेज हमें कौन, क्या, कैसे, इसके आंसर्स देती है। और जो हमारा आर्ट और लिटरेचर है वो हमें आंसर देती है कैसे और क्यों के। और उस पे हमें, मेरा ख्याल है हमारे बच्चों पे, हमारी यूथ पे वर्क करना ज़रूरी है। इससे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, और क्रिएटिव थिंकिंग ही किसी भी शख्स की सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह लें, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट कह लें, वो लेकर आती है। तो हमें अपने बच्चों पे जो काम करना है वो उनकी इमेजिनेशन पे काम करना है। तो थैंक यू। आई थिंक, और आपने थैंक यू। आप आगे आ जाए, आपको धूप नहीं लग रही है मैडम? आर यू कंफर्टेबल? ठीक। आपने साइकोलॉजिकल डायमेंशन लाया है, और आपने यस प्लीज डू एट माइक ले। As our second panelist had discussed about art, that art is, forcing us from various perspectives, and we are not available, or we are not, we cannot indicate it. Actually, art itself speaks louder than words. Art itself speaks louder than words, but we people are, not enough mature to understand or to find out the hidden meaning of that art. And in our society, we people are, not capable to show our people that how we explore the art.
And one more thing which I also agreed with second last panel's point of view about nature. As one of the essayists, Ralph Waldo Emerson, has written in his essay, the winds sow the seeds, the sun evaporates the sea, on the other side of planets, ice condemn rain, rain feeds plants, plant feeds animal, and finally divine charity nourishes to man. So sir, actually from nature, so we already have given, you know, exposure of nature, but we are unable to understand what actually art is. So many writers, we have art in nature. Okay, thank you, thank you. और हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं आपके नेचर एंड गिफ्ट्स, आपने साइकोलॉजिकल डायमेंशन, आपने नेचुरल, आपने सब्जेक्टिफिकेशन और द व्हाट इज़ आर्ट के डीप में गए। थोड़ा सा आगे तो ये डिस्कोर्स इस तरह से चल रहा है, एक आर्ट और क्रिटिक ऑन एजुकेशन भी चल रहा है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूँ करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन की। सो फॉर एग्जांपल इलियट आइजनर एक करिकुलम थ्योरिस्ट है जो कि आर्ट एजुकेशन पे उसका काफ़ी काम है। वो कहता है कि मैं जब किसी आर्ट क्लास में जाता हूँ और बच्चे डकलिंग्स बना रहे हैं और 30 के 30 डकलिंग्स येलो कलर के हैं, तो मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये सारे डकलिंग्स येलो कैसे हैं। ठीक है, सो हमारा माशरा और हमारा एजुकेशन बहुत हद तक व्हाट आई कॉल होमोजेनाइजेशन क्रिएट करता है, एक जैसे सिटीजन, और उसमें महमूद, करीम, सलीमा, सायरा की जो क्रिएटिविटी या सब्जेक्टिविटी है वो नहीं आती। और हर वक्त जो है आपको महमूद जैसा बनना पड़े तो अल करीम वुड गेट डिप्रेस्ड। सो कॉन्स्टेंटली इरोजन हो रही है, और एज अ रिजल्ट साइकोलॉजिकल, एंड आई वांट टू कनेक्ट हियर विद द क्वेश्चन ऑफ सो टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड द ह्यूमन वायोलेंस। तो एक तरफ हम मार्स पे जा रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन यू नो द वायोलेंस दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इनजस्टिस किसी भी साइड पे हो। सो ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो है, आपने रिलेशनशिप सब्जेक्टिफिकेशन की बात की, बीएस्टा में दो वेरी क्विक बात, ग्रेग बीएस्टा फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन, उसका पीएचडी वर्क जॉन ड्यूई पे है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात करता है कि एजुकेशन के 3 पॉसिबल फंक्शंस हैं, एक क्वालिफिकेशन, सेकंड सोशलाइजेशन, थर्ड सब्जेक्टिफिकेशन। Humbly, subjectively speaking, I believe that our education is stuck in qualification also, जिसको डिप्लोमा डिजीज कहते हैं। सर्टिफिकेट कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और सीरीज ऑफ स्किल्स। मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी अक्सर में जो स्किल्स पे, सिर्फ यूनी डायमेंशनल स्किल्स पे फोकस है, उससे भी मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। स्किल्स विदाउट वैल्यूज हैपन टू दो सोसाइटी going to Mars without knowing the neighbor is dying of the flood। ठीक है, ये जो कोविड में मार्स में नासा ने एक इंजेन्यून हेलीकॉप्टर भेजा मार्स में डेटा कलेक्शन के लिए, और आयरनी देखें कि वे उन्हीं दिनों में डेवलपमेंट सेक्टर में हमें यहाँ ये खबर मिली कि ये जो 12,000 रुपए दिए जा रहे थे फ्लड अफेक्टिव्स को, उनका हमारे पास डेटा नहीं है पूरा, इसलिए डिले हो रहा है एड में। सो ये जो टेंशन्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस है, एक तरफ आप मार्स से नॉलेज ला रहे हैं, दूसरी तरफ आपका सिंध के रूरल का डेटा नहीं है। एंड आई पर्सनली बिलीव उसमें एजुकेशनिस्ट भी उतने जिम्मेदार है। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च वी प्रोड्यूस, वी कीप रिपीटिंग द टॉपिक्स। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और आज सुबह पैनलिस्ट ने बात की कि 80%, अदल सुमरो साहब थे, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्ट, उन्होंने कहा 80% ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन इज रिपीटेटिव। ठीक है, सो ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, मैं बड़ा डायनामिक फील करता हूँ आर्टिस्ट और लिटरेट पर्सन को सुन के। एक रीथिंकिंग हो रही है पर्सनली कि हाउ फ्रेश पर्सपेक्टिव्स आर ब्रॉट। सो connecting to this,
context of subjectification, which is relationship with the self, the world and the community. जैसे हाइपरसोमनिया के ऑथर ने कहा कि बड़ा मसला मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मसला ये कि सेल्फ डिस्टर्ब्ड है. प्रोफेसर काउंसलिंग कर के स्पेशलिस्ट है, लेकिन वही बच्चे पे गुस्से हो जाएगा. हाँ, ऐसा है ना. तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं that lead to violence in a soft manner, and it can be escalated. So how art and literature can heal us and heal education? इस पे अगर कोई, you talked about languages of the communication, उस पे कुछ बात करें. हेलो, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो सिस्टम है जो आपने हाईलाइट की, जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च के टॉपिक्स हैं, वो उसमें एक्सप्लोरेशन उस नोयत की डेटा नहीं है कि हमारी नीड क्या है, उस बच्चे की अपनी इंटरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या और नीड क्या है, सोसाइटी की क्या नीड है. थोड़ी सी डेटा हो तो उस पर फिर रिसर्च हो, फिर बात समझ में आ रही. दूसरी, हमारे पास बीइंग ए विजुअल आर्टिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि हम देख किस लैंग्वेज में रहें. लैंग्वेज मीन्स नॉट सिंधी, उर्दू, मीन्स हमारे पास जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है. वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास वर्बल लैंग्वेज है, हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. टेक्सचुअल लैंग्वेज है, हमारे पास बुक्स है और लिटरेचर है अलॉट ऑफ. और थर्ड लैंग्वेज आपके पास है विजुअल लैंग्वेज, जिसके हम सब स्टूडेंट रहे और मेरे ख्याल से जब तक ज़िंदा है स्टूडेंट रहेंगे. उस विजुअल लैंग्वेज में क्या पावर है जो बाकी दो लैंग्वेजेस में नहीं है. यहाँ अगर इसकी पावर को हम कोट कर रहे हैं कि उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो जिससे अगर आप एजुकेशन को आगे लेके चले या उसकी बेसिक आपकी एजुकेशन का पार्ट बनाए तो वो सोसाइटी को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस. जैसे मैंने सर के साथ कल डिस्कशन हो रही थी कि हम असल में सोसाइटी किस तरह से बनाना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी का शेप क्या होना चाहिए. हम उसको किसी भी एक फॉर्म को अगर कंपेयर करना है तो उसकी कंपैरिजन में हमने किसी और फॉर्म को लाजमी उसके साथ रखना है कि मेरी जो बननी या क्रिएट होने वाली चीज़ होगी वो इससे इतना मुख्तलिफ होगा, इससे इतना बड़ा या छोटा होगा. हमारे पास बदकिस्मती से कंपैरिजन में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, हम उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमारी एजुकेशन की जितने भी फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स में हम अपने आप को जब फिट करते हैं हमें ख़ुद पता नहीं चलता है कि हम कहाँ पे और हमारी मज़ीद नीड क्या है और उसको हम आगे लेके कहाँ जाते हैं. हम कभी कभी कोई ताज़ादम बंदा बाहर से कुछ पढ़ के आ जाते हैं तो हम सब उनके राउंड अराउंड बैठ जाते हैं कि ऐसा क्या नया लेके आ रहे हैं या कि ऐसा क्या नया लेके आया होगा. और ये हमारी होप्स भी होती है कि वो लेके आया होगा और डेफिनेटली वो लेके आता है, लेकिन क्या उससे हमारी नीड पूरी हो रही है. क्वेश्चन ये है, क्या वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है या क्या उसके लिए हमने ख़ुद कुछ करना है या पूरी ज़िंदगी हमने अपने जो हमारे नेबरिंग है उनको देखना है या उनसे उसकी चीज़ों को देकर इस्तिफ़ादा लेना है या इस कौम ने अपने नॉर्म्स खुद सेट करने हैं. तो अगर कौम ने अपनी नॉर्म खुद सेट करना है तो बीइंग मैं अपनी मेरी सजेशन यही होगी कि बीइंग ए विजुअल आर्टिस्ट हमारी दुनिया की डिफरेंट प्रैक्टिसेस है उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी है, लेकिन हमने अपने नॉर्म सेट करने हैं अपनी रिलीजियस में रहते हुए, अपने कल्चर में रहते हुए, अपनी कल्चर को स्ट्रेंथन रखते हुए, क्योंकि कोई भी कौम आगे चल नहीं सकता जब तक वो अपनी लिटरेचर और अपने कल्चर को सेव न रखे या उसको स्ट्रेंथन न रखे. तो मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब के हमें इस पूरी प्रोसेस में जो विजुअल लैंग्वेज है जिसको हमने, मेरी पहली जो उसकी पॉइंट थी कि उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा और भी स्ट्रेंथन भी करना है, लोगों तक भी पहुंचाना है, उसकी हिफाजत भी पहुंचानी है. थैंक यू सर. आप अगर एज ए क्यूरेटर जो है ना, तो क्यूरेटर करता क्या है और वो कैसे क्या कहते हैं, एक रिक्रिएट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, प्रिजर्व करता है और आगे चलाता है. तो प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेशन और एजुकेशन में कोई कनेक्शन देखते हैं आप? क्यूरेशन जो है ये एक्चुअली
हमारे पास क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आर्ट एजुकेशन जो है वो आई है और उसमें हमारे पास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज़ हो रही हैं, मगर हमारे यहाँ बदनसीबी है कि अभी हम इतने ज़्यादा जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे पास ये है कि हमारे पास क्यूरेशन में जो है वो कोई भी अभी तक बैचलर डिग्री जो है वो पाकिस्तान में आप कहीं से भी नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे पास यहाँ कोई भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक्चुअली एक क्यूरेटर का काम होता क्या है? क्यूरेटर का काम होता है कि जो भी एग्ज़िबिशन वगैरह है उसको अरेंज करना, उसका आइडिया, उसके कॉन्सेप्ट्स और जो भी जिस तरह के लोग उसमें काम कर रहे हैं और उसका पूरा जो है वो मैनेज करना और जो गैलरी और जो एक आर्टिस्ट है उसके बीच में बिटवीन जो एक कनेक्शन होता है वो कनेक्शन जो होता है वो क्यूरेटर होता है। और क्यूरेटर ही जो है वो एक आर्ट का जो काम है उसका जो बयार या स्टैंडर्ड जो है उसको मुतय्यन करना या उसका एक सर्टन जो है वो स्टैंडर्ड्स या रूल्स वगैरह उसके बनाना। वैसे जनरली तो आर्ट में कोई सर्टन स्टैंडर्ड्स या रूल्स है नहीं, जिस तरह मैथमेटिक्स में सर नजीब ने भी कहा कि 2 + 2 4 ही होता है, तो यहाँ 5 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है आर्ट में। मगर जो सर्टन जो नॉर्म्स हैं आर्ट के उनको डेवलप करने में क्यूरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हमारी आर्ट की जो मार्केट है या जो हमारी गैलरीज़ हैं जो आर्ट प्रोड्यूस कर रही हैं या जो आर्ट को जो एज कमर्शियली जो है वो यूज़ कर रही हैं, तो गैलरी का जो मकसद होता है जनरली वो ये होता है कि सिर्फ काम को सेल करना और इनकम जो है वो जनरेट करना, पैसे कमाना। तो गैलरी का जहाँ तक फोकस होता है वो जनरली यही होता है कि जितना ज़्यादा काम सेल हो जाए तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। फिर उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता कि काम का मयार क्या है या काम करने वाला जो आर्टिस्ट है उसका वो क्या दिखाना चाह रहा है, या वाकई वो जो कुछ दिखाना चाह रहा है वो उस पूरे सिस्टम को या उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो जो काम वो प्रेजेंट कर रहा है वो काम जो है वो कहीं सिर्फ वो जिसको फिल्मों के लिए हमारे यहाँ यूज़ करते हैं चरबा, या उसको हम यूज़ करते हैं कॉपी वर्क, या जो एक तरह का जिसको चीटिंग के ज़रिए हमारे यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कि वो काम वो तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सर्टन कंसिडरेशंस के साथ या रूल्स या रेगुलेशंस के साथ लाना, ये सारा एक क्यूरेटर का काम होता है जो कि क्यूरेटर कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं वो जो लिटरेचर वाली आपकी बात थी उस पर अगर मैं मुझे टाइम दे तो मैं प्लीज़ ऐड करना चाहूँ। मैं ये कहूँगा कि आर्ट जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको किसी फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है या जिसको किसी अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं है। वो सिंबॉलिक है, वो सिर्फ कलर्स के ज़रिए या सिर्फ लाइंस के ज़रिए, वो सिर्फ डॉट के ज़रिए भी रिप्रेजेंट हो सकता है। जो व्यूअर है, जो परसीव करने वाला है, ये उस पर डिपेंड करता है वो उसे परसीव क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आर्टिस्ट जो एक्सप्रेस कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी भी जो भाई ने पहले बात की थी कि आर्ट समझ नहीं आता या हमारी जो सोसाइटी है उसका वो लेवल नहीं है कि वो आर्ट को समझ ना सके। आई टोटली डिसएग्री कि हमने सोसाइटी को ये नहीं बताना कि सोसाइटी आर्ट कैसे समझे, हमने सोसाइटी को वो आर्ट देना है जो उनकी डायरेक्शन सेट करे या जो उनको समझाए या उनको गाइड करे। तो आर्ट हमेशा वो होता है कि अगर ये बॉटल है और ये बॉटल अगर मैं बना रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बॉटल बना रहा हूँ और अगर आप इसको देखते हैं कि ये बॉटल है और बड़ी कमाल बनी हुई है, तो इट मीन्स कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आई एम फेल। बॉटल ही है ना, बॉटल है, मैंने बना ली, इट्स ओके, इसमें क्या नई बात क्या हो गई। मज़ा तब है कि अगर ये बॉटल में बनाओ और ये आपको बलट लगे या ये आपको पेन लगे या ये आपको कोई और नई मीनिंग दे या आपको वो दे जो आपने पहले नहीं सोचा था। दैट इज़ एक्चुअली द सक्सेस जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट दे रहा होता है। तो यही लिटरेचर है कि लिटरेचर आपको वो कुछ दे रहा होता है जो आपकी इमेजिनेशंस के ज़रिए वो प्लॉट एक राइटर जो पूरा सेट कर रहा होता है या जो वो वर्ड्स के ज़रिए दिखा रहा होता है, तो वो आपकी पूरी इमेजिनेशंस के ज़रिए आपको वो कुछ दे रहा होता है जो आपकी सोच से बियॉन्ड होता है। और सिर्फ चंद एक थोड़े से टाइम में आप वो कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो कि शायद आपको करने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए होती है। तो आर्टिस्ट जो है उसके लिए भी अगर ग़िज़ा है
तो म्यूज़िक के साथ साथ लिटरेचर भी है। तो एक आर्टिस्ट जो है जब वो लिटरेचर के साथ कनेक्शन में होता है तो वो अच्छा आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और लिटरेचर पे ऑफ कोर्स बड़े रिच है। काफका का मेटामॉर्फोसिस याद आ रहा है मुझे। मेटामॉर्फोसिस जो है वो चेंज हो जाता है एज एन इंसेक्ट में, और उसकी जो कंफ्यूजन व्हाट आई हैव बिकम, वो बड़ा आई मीन ऑफ कोर्स डिटेल में है तो आप नॉवेल पढ़ें, अभी टाइम नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि सडनली वो सुबह उठ के अगर वो एक बड़ा इंसेक्ट बन जाता है और कल सुबह आप उठें और इंसेक्ट बन जाए, आपकी कैफियत क्या होगी। और ये जो इनर आइडेंटिटी क्राइसिस भी था उस नॉवेल में। सो इफ़ आई कैन गो बैक टू इरफान साहब, आपकी जो पर्सनल प्रैक्टिस एज एन एजुकेशनल लीडर है, मैं अगर उससे भी कनेक्ट करूँ इसको, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम का भी कॉन्शियस हूँ, फिर 1-2 लेयर्स हैं, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। सो इमेजिनेशन की बात की, और सुबह से हम देख रहे थे कि किस तरह से हमें लैंग्वेज ने डिवाइड किया है, हिस्ट्री ने डिवाइड किया है, नॉलेज ने डिवाइड किया है, क्योंकि सिलेक्टिव नॉलेज है और नॉलेज पावरफुल का है। सो हाउ कैन इमेजिनेशन हेल्प अस टू ट्रांसेंड द डिवाइड एंड एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी। और आप माशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते, यू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। सो हाउ आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन can help us in that? Thank you, sir. So I believe that मेरा मानना ये है कि जो आर्ट है बेसिकली दैट इज़ द रिएक्शन अगेंस्ट द फिक्सिटी ऑफ नॉलेज। हम पैदा हुए, हमें बताया गया कि क्या सही है क्या गलत है। मैं मुसलमान पैदा हुआ, मैं उर्दू स्पीकर पैदा हुआ, मैं सुन्नी पैदा हुआ, मैं पाकिस्तानी पैदा हुआ, ये मुझे बताया गया। और ना सिर्फ बताया गया, लेकिन मुझे हर स्टेज पे मुझे ये रीइंडोर्स करवाया गया कि मैं बेहतर हूँ और दूसरा बेहतर क्यों नहीं है। ये जो फिक्सिटी ऑफ नॉलेज है, इसने मेरे देखने का, सोचने के अंदाज को एक ख़ास तरीके से शेप किया। और मुझे ये बताया गया कि देयर इज़ अ फिक्स अथॉरिटी विच कैन डिफाइन व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। बचपन में, और इस फिक्सिटी ऑफ नॉलेज को या अथॉरिटी को इंडोर्स करने के लिए हमें बड़े अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई। कहीं पे रिलीजन को लेके आ गए, ये सवाल करोगे तो गुनाह मिलेगा। कहीं पे हमें डराया गया, बेटा बाल खोल के रात को नहीं जाना चाहिए, भूतनी आ जाएगी। अब आप भूतनी पे क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे। वी हैव बीन रेज्ड, तालियां दिल खोल के बजाएं, कोई मसला नहीं। We have been raised by our elders, which is endorsed by our teachers, that there is a fixed knowledge and the source of knowledge is fixed, and if you don't believe on that, if you question on that, you will be punished. That will be either psychological punishment या आपको वो इमोशनल पनिशमेंट देंगे। घर में झगड़ा करवाना, मनुष्यत, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे। उसमें से मुझे लगा कि कोई एक ऐसा शख्स था जिसने इस ऑपरेशन को, इस ऑपरेस्ड एनवायरनमेंट को चैलेंज करने के लिए एक ऐसा अंदाज ढूंढा जो अपेरेंटली हमारे उन लोगों को शायद लगा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बट वहाँ पे एक मैसेज था। चौसर ने 14वीं सेंचुरी में चर्च के जो के जुल्मात थे, जो उनकी क्रूरलिटी थी, उसको अपनी पोइट्री में डिपिक्ट किया। जॉन मिल्टन अपने अंदर के जो रिलीजियस डिलेमा थे, व्हेन ही गॉट ब्लाइंड एंड ही वाज लाइक इन अ प्रिजन, ही रोट द मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट, अ फाइट ऑफ हिम विद गॉड एंड हाउ ही हैज डिपिक्टेड हिमसेल्फ एज अ एंटी गॉड। William Wordsworth has challenged the way people have told him how to see certain ordinary flowers, daffodils. A thing of beauty is a joy forever, Keats. That's how these people have literally challenged the fixity of seeing things, fixity of understanding things. और ये जो fixity को जो challenge करना है, फिर किसी साथी ने उसको मूर्ति की सूरत में बना दिया, किसी ने उसको पेंटिंग की सूरत में बना दिया, किसी ने उसको नेचर की सूरत में लेके गए। लुक एट दिस इज द ट्री। अरे मुसलमान हो तो उसके लिए भी वही चीज़ है, अगर हिंदू हो तो उसके लिए भी वही चीज़ है। एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज।
अगर कुदरत ने तुम दोनों को अलग बनाया, तुम्हें अछूत बनाया और तुम्हें ब्राह्मण बनाया, तो ये दरख्त की छाँव इस अछूत पे उतनी इफेक्टिव क्यों है जितनी उस ब्राह्मण पे है? नेचर टेल्स अस हाउ टू चैलेंज द फिक्सिटी ऑफ नॉलेज एंड द वे वी इंटरेक्ट विद द नेचर, एज सर सेड, द मोर वी आर इन द नेचर, द मोर वी सी इट्स ब्यूटी एंड द जितनी उसकी खूबसूरती हमें नज़र आती है उतनी हमें एक्सेप्टेंस नज़र आती है हमारी अपनी खूबसूरती। मेरा नाक मोटा है, ये खूबसूरत है, आई लव इट। उसका नाक पतला है, वो भी खूबसूरत है, उसका अपना अंदाज है। मैं सफ़ेद रंग का हूँ, मेरे अपने अंदर की खूबसूरती है। काला शाह काला, मेरा काला सरकार, द वे दैट वंडरफुल ब्यूटी हैज बीन संग। आर्टिस्ट चैलेंज द फिक्सिटीज, फिर आपकी खूबसूरती, आपकी सही और गलत की डेफिनेशन को चैलेंज करते हैं, अलग अलग अंदाज है। अगर हम इसको प्रोमोट किया करें, इफ वी चैलेंज, इफ वी प्रोमोट दिस वे ऑफ आर्ट, आई थिंक वी कैन प्रोड्यूस द ह्यूमन बीइंग। हम ये इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी लड़ाई से थोड़ा निकल जाएंगे। फिर हमारा जो ये स्वीपर है ना, जिसकी वजह से ये खूबसूरती है, हम सब खूबसूरती तो कह रहे हैं, भाई क्या बात है वाइस चांसलर साहब, बहुत ज़बरदस्त, सर सुन तो नहीं रहे, लेकिन ये खूबसूरती है उस माली की जिसने इसको ये बनाया, लेकिन वो वी डोंट रिमेंबर हिम। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और आपने देखा होगा कि इट्स नॉट बिकॉज टेकिंग अ प्राइड, बट सक्खर IBA का जो डिपार्टमेंट है माली साहिबान का, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर स्प्रिंग में फेस्टिवल्स भी होते हैं। सो यस, थोड़ा सा हैंड रेज है, यस प्लीज। 2 इनसाइट्स और रिएक्शन ले लें, फिर जो है ना, फिर हम जतोई साहब और मैडम के पास आते हैं, और फिर आई थिंक हम एक फाइनल कंक्लूजन करेंगे। Okay, so like in connection to this session, very interesting, art and literature, I would actually like to try to connect with the education. From the Department of Education, and I'm happen to be a student of education, but have conspired a love for art, architecture, heritage, almost the name of Sir Najib's University, literature, and especially fiction and poetry. So, sir, actually, Gandhi says, if I was to be their real teacher, I would go to them, sit with them, share happinesses and sorrows with them, and then start facilitating the students. So actually Gandhi talks about the affective domain, one of the most important along with the psychomotor and the cognitive. But Gandhi also asks us the question that as in educators, how much we actually are sensitized to include that affective domain while we develop our course syllabus and course outline and the guidebooks and all this and the assignments. The point is, or what the situation actually reflects, that many of the educators are not so much sensitized. And in result, what has happened? That affective domain, किताब को दिल से दूर किया गया है। अब किताब को दिल से करीब लाना इतना आसान भी नहीं, as Ferrari say, the schooling, all the banking model and all this, we are industry and we have to actually reproduce the human resource. But this is also a question of reflection for all of us. And I would like to conclude, we could have a preliminary research that how much rush we see outside on the book stalls and on the food stalls. इस सिचुएशन की वजह से ही वसी को ये कहना पड़ा कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें ज़िंदगी से दूर क्यों हैं, कभी ऐसा भी हो कि पत्थर चोट खाएं, शीशे ही हमेशा चूर क्यों हैं। Okay, sir. One more thing. Here, sir, here. For a जैसे बात हुई थी रिसर्च की, तो
आई वांट टू ऐड समथिंग कि हमारे पास जो रिसर्च होती है, बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट, मेरे टीचर इतने अंडरस्टैंडिंग थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये जो हमें बताई जाती है कि भाई इस तरह रिसर्च करनी है, ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ये रिसर्च होनी है, तो ज़रूरी जैसे आपने कहा वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। शायद उसका रीज़न ये है क्योंकि उस रिसर्च को हम वर्ड्स में तो ले आते हैं, लेकिन वो शायद उसका इम्पैक्ट रियलिटी में कुछ और होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो फाइनल कोई भी रिसर्च करें, वो चाहे एजुकेशनिस्ट हो, मैथमेटिशियंस हो, उसको ये ऑप्शन दिया जाए कि वो रिसर्च जो है अपनी शायद विजुअल फॉर्म, वीडियो फॉर्म, मैपिंग फॉर्म या किसी और फॉर्म में भी उसको प्रेजेंट करे, ताकि उस रिसर्च का एक्सप्रेशन के थ्रू रियल फैक्ट पता चले, बिकॉज वर्ड से आपको एक्सप्रेशन नहीं पता चलता। और लास्ट पॉइंट ये जो विजुअल की बात हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि जब आपने मार्स की बात की, जब स्पेस में इन्होंने एक गोल्डन प्लेट है वो जब भेजी तो उसमें कोई वर्ड्स नहीं है, देयर इज़ अ विजुअल, जो उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी स्पेस में कोई इस तरह की मखलूक होगी तो वो शायद इंसान के वर्ड्स ना समझे लेकिन विजुअल समझेगा, तो वो भी एक आर्टिस्ट ने क्रिएट किया हुआ है। थैंक यू सो मच मैडम, फाइनल वर्ड आप सम अप कर लें। फाइनल वर्ड मैं सिर्फ ये कहूँगी, जो हम जिस बात पे आपने कहा ना कि आजकल के दौर में डिप्रेशन बहुत है, हम जिस पे हमने बात नहीं की वो इस बात पे नहीं की कि आर्ट सबसे बेस्ट वे है अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने का। जैसे मेरे लिए इट्स अ एस्केप, सब लोगों के लिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे दौर के हालात ख़राब हैं। 100-200 साल पहले यूरोप जो इस वक्त आर्ट और लिटरेचर का आइकॉन बना हुआ है, उनके हालात भी ऐसे ही थे। आप उनके आर्ट को देखें, उनके आर्ट में उन्होंने चीज़ें छोड़ी, उन्हें भी बोलने नहीं दिया जाता था, फेमिनिज्म पे बोलने नहीं दिया जाता था, इस्लाम पे बोलने नहीं दिया जाता था। तो हम इस तरफ भी नहीं जाते, हम सिर्फ प्रोफेशनल पॉइंट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारा आर्ट हमारी डिप्रेशन को, हमारी पर्सनैलिटी को भी हेल्प आउट करता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मेंटल वेलबींग सेल्फ है। मैं बस एक कंक्लूड करता हूँ विथ अ कैरी ऑन थिंग। फिक्सिटी की बात की, आर्टिस्ट कभी बाउंड्रीज में नहीं रहेंगे, तो हमने टाइम की बाउंड्री भी क्रॉस की है, माजरत। और ड्यूई ने शायद कहा था कि आर्ट इज़ टू लॉन्ग एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट, सो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। एक रिक्वेस्ट है कि लेट्स नॉट स्टॉप हियर ऑन दिस फोरम, बट आई थिंक वी इनिशिएट अ प्लेटफॉर्म where artists, literature, academic professor, researcher, civil society carry on this forward. और हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। I will initiate this with your support and let's keep discussing. ठीक है? Thank you so much. Thank you. I thank my panelists, to be honest. They were very patient, kind and cooperative. Thank you so much, each one of you. Thank you. Thank you.